तो कहानी के शुरू में हम जिमी नाम के एक स्पेशल ऑप्स सोल्जर को उसके घर आते हुए देखते हैं। रास्ते में जिमी अपनी माँ के वॉइसमेल को सुनता है, जिसमें जिमी की माँ कहती है कि मुझे और तुम्हारे पिता को उम्मीद है कि हम तुम्हें जल्दी देख सकेंगे। साथ ही वो उसे सेफली घर आने का कहती है। घर लौटते समय जिमी काफी परेशान नजर आता है। वो घर जाकर अपने दोस्त ग्रिफ का वॉइसमेल सुनता है, जिसमें ग्रिफ उसे दिलासा देते हुए उसके पेरेंट्स की डेथ पर अफसोस जताता है। इससे हमें पता चलता है कि जिमी के पेरेंट्स के साथ कुछ बुरा हुआ था। इसके बाद जिमी एक बार में जाता है, जहां वो बार के ओनर डेब्स और टेरी से पूछताछ करता है कि क्या तुम्हें मेरे पेरेंट्स के साथ हुए इंसिडेंट के बारे में कुछ पता है, जिस पर टेरी का कहना था कि उसे कुछ नहीं पता। जिमी उससे कहता है कि ये बार मेरे घर से सिर्फ कुछ ही दूरी पर है, अगर वहाँ कुछ हुआ था तो तुम्हें जरूर पता होगा। लेकिन अभी भी टेरी उसे कुछ नहीं बताता, इसलिए जिमी गुस्से में टेरी का कॉलर पकड़ लेता है। ये देख बार में बैठा एक आदमी जिमी को रोकता है, पर जिमी उसे बुरी तरह पीटता है। तभी डेब्स उसे रोकती है और टेरी को सब सच बताने का कहती है। तब टेरी जिमी को बताता है कि उस रात मैंने तुम्हारे घर में 4 लोगों को घुसते हुए देखा था और फिर तुम्हारे पिता की चीखें सुनी। असल में ये सब टेरी ने विंडो से देखा था, क्योंकि उसे उन लोगों से डर लग रहा था। इसके बाद जिमी अपने जले हुए घर में जाता है और गैराज में जाकर अपने पेरेंट्स को याद करने लगता है। असल में इसी जगह पर उसके पेरेंट्स मारे गए थे। जिमी को यहाँ एक पुरानी फैमिली फोटो दिखती है, जिसे देखकर वो पेरेंट्स को याद करने लगता है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं कि जिमी की माँ सैंड्रा अपने पति जॉर्ज से गार्डन की घास काटने का कहती है, क्योंकि जिमी घर वापस आ रहा है और वो चाहती है कि हर जगह साफ दिखे। इसलिए जॉर्ज घर वापस आने के बाद घास काटने का कहता है। दूसरी तरफ हम 4 गैंग मेंबर्स को कार में ड्रग्स लेते हुए देखते हैं। चारों यहाँ अपने अगले टारगेट का वेट कर रहे थे। तभी एक लड़की बैंक में पैसा जमा करने के लिए अपनी बिल्डिंग से बाहर आती है, जिसे देख चारों गैंगस्टर अलर्ट हो जाते हैं और अपने फेस पर खरगोश वाले मास्क को लगाकर लड़की का पीछा करते हैं और थोड़ी दूर जाकर उस लड़की को रोक लेते हैं। वो उस लड़की को कार से बाहर खींचते हैं और एक आदमी पैसे के लिए कार की तलाशी करने लगता है, लेकिन उन्हें पैसे नहीं मिलते। इसी बीच जॉर्ज वहाँ से गुजर रहा होता है, जो लड़की को मुसीबत में देखकर तुरंत रुक जाता है। गैंगस्टर जॉर्ज को वहाँ से जाने का कहते हैं। तभी उनमें से एक आदमी जॉर्ज को बेसबॉल बैट से मारता है, लेकिन जॉर्ज उसे एक पंच मारकर गिरा देता है और बैट से उसका सर फोड़ देता है। फिर बाकी के गैंगस्टर को यहाँ से जाने का कहता है, जिसके बाद उनमें से एक आदमी जॉर्ज को वार्निंग देने के लिए चाकू दिखाता है, लेकिन तभी उन्हें पुलिस के सायरन की आवाज आती है। इसलिए तीनों अपने उस साथी को छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। जल्दी पुलिस वहाँ आती है। जॉर्ज अपने बयान में पुलिस को बताता है कि मुझे उस आदमी को मारने का कोई इरादा नहीं था, मैं बस उसे रोकना चाहता था। तब चीफ इंस्पेक्टर हॉलैंड सरकास्टिक वे में कहता है कि ये आपको बेसबॉल बैट स्विंग करते टाइम सोचना चाहिए था। पुलिस जॉर्ज को उस आदमी के मर्डर के शक में अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद हम उन 3 गैंगस्टर्स को देखते हैं जो अपने बॉस वॉरेन के पास जाते हैं और बताते हैं कि वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग चोरी को अंजाम नहीं दे सके। यहाँ वॉरेन उनसे अपने भाई के बारे में पूछता है, जिस पर तीनों बताते हैं कि चोरी करने के दौरान एक आदमी ने उसे मार डाला। ये सुन वॉरेन को तीनों पर गुस्सा आता है और वो उन तीनों से कहता है कि जब तक तुम जॉर्ज को जान से नहीं मार देते, यहाँ वापस मत आना। इधर जॉर्ज जमानत मिलने के बाद घर लौटता है। तब वॉरेन उन तीनों गैंगस्टर्स के साथ मिलकर जॉर्ज का पीछा करता है। इसके बाद वो जॉर्ज के गेट पर नॉक करते हैं। यहाँ 2 लोग सामने के गेट से अंदर आते वक्त जॉर्ज की एक आंख फोड़ देते हैं, जबकि 2 घर के पीछे वाले गेट से आकर सैंड्रा को पकड़ लेते हैं। वहीं जॉर्ज के मुंह पर एक आदमी चाकू रखकर उससे कहता है कि तुम्हें उस दिन हीरो नहीं बनना चाहिए था। इसके बाद चारों गैंगस्टर जॉर्ज और सैंड्रा को घर के गैराज में ले जाकर कुर्सी से बांध देते हैं। वो उन पर पेट्रोल डालने लगते हैं और वॉरेन आग लगाकर उन्हें जिंदा जला देता है। अब प्रेजेंट डे में हम जिमी को उसी गैराज में देखते हैं, जहां उसका पुलिस फ्रेंड ग्रिफ आता है और जिमी को बताता है कि एक पड़ोसी ने उस रात एक ब्लैक BMW को देखा था, लेकिन वो उसकी नंबर प्लेट नहीं देख सका। ग्रिफ को लगता है कि पेरेंट्स के मर्डर के पीछे किसी गैंग का हाथ है, लेकिन पुलिस के पास इसका कोई सबूत नहीं है। यहाँ जिमी ग्रिफ को उस जगह का CCTV फुटेज भेजने का कहता है, जिस जगह पर जॉर्ज ने उस लड़की को गैंगस्टर से बचाया था। यहाँ जिमी को ग्रिफ जब बताता है कि उसके पेरेंट्स को जिंदा जलाया गया था, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो गैराज से चला जाता है। अगली सुबह जिमी अपने पेरेंट्स की कब्र पर जाता है और फ्लावर्स रखकर चर्च में बैठ जाता है, जहाँ जिमी की वाइफ मॉर्गन आती है। यहाँ हमें पता चलता है कि जब जिमी के पेरेंट्स की डेथ हुई, तब मॉर्गन और जिमी तलाक लेने वाले थे। यह मॉर्गन नाराज होकर जिमी से कहती है
कि मैंने तुम्हें 5 बार मेल किया लेकिन तुम फिर भी अपने पेरेंट्स के फ्यूनरल में नहीं आए। असल में जब जिमी के पेरेंट्स की डेथ हुई थी तब जिमी एक आर्मी मिशन में फंसा हुआ था। अभी जिमी बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा था, इसलिए मॉर्गन उसे अपने फ्लैट में रुकने का कहती है। अगले दिन ग्रिफ जिमी को बताता है कि ब्लैक BMW वॉरेन नाम के आदमी की थी। साथ ही बताता है कि तुम्हारे पिता ने गलती से जिस गैंगस्टर को मारा था वो वॉरेन का भाई था। इसमें जिमी समझ जाता है कि वॉरेन ने ही उसके पेरेंट्स को मारा होगा। इसके बाद ग्रिफ जिमी को उस दिन का CCTV फुटेज भी देता है। इसके बाद हम रात में वॉरेन को जिम से निकलते हुए देखते हैं, जिस दौरान जिमी पीछे से उसकी कार में टक्कर मारता है, जिससे वॉरेन को गुस्सा आता है और वो कार से बाहर निकलकर जिमी को बुरा भला कहने लगता है। अब क्योंकि जिमी एक स्पेशल ऑप्स है, इसलिए वो वॉरेन को बड़ी आसानी से पीटकर उसे पकड़ लेता है। जब वॉरेन की आंख खुलती है तो वो खुद को अपनी कार की सीट से बंधा हुआ पाता है। जिमी उसकी कार पर पेट्रोल डालने लगता है और वॉरेन को याद दिलाता है कि उसने किस तरह 2 हफ्ते पहले एक कपल को जिंदा जलाया था। ये सुन वॉरेन गुस्से से भड़क कर कहता है कि मैंने जो किया वो सही था और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। इसके अलावा वॉरेन जिमी को बताता है कि मैंने उस रात तुम्हारी माँ के साथ रेप भी किया था। जिमी अपने इमोशंस पर कंट्रोल करता है और वॉरेन से कहता है कि अगर तुम मुझे अपने साथियों के नाम बता दोगे तो मैं तुम्हें जिंदा वापस जाने दूंगा। वॉरेन अपनी जान बचाने के लिए एक कागज पर सभी के नाम लिख देता है। तभी जिमी एक सिगरेट जलाता है और वॉरेन की कार में आग लगाकर उसे जान से मार डालता है। जिसके बाद जिमी मॉर्गन के पास जाता है। वॉरेन से फाइट करते समय जिमी के पेट में चाकू लग गया था, लेकिन वो मॉर्गन को इसके बारे में नहीं बताता। पर जब जिमी चेयर से उठता है तब मॉर्गन उसका घाव देख लेती है और उसे अंदर ले जाकर घाव पर टांके लगाती है। हालांकि दोनों तलाक लेने वाले थे, लेकिन इस इंसिडेंट से वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं। अगले ही दिन वॉरेन की मौत की खबर पूरे शहर में फैल जाती है, लेकिन किसी को अफसोस नहीं होता क्योंकि वॉरेन के ड्रग बिजनेस और क्राइम के बारे में हर कोई जानता था। यहाँ उन तीनों गैंगस्टर्स में से एक रॉब नाम के लड़के को वॉरेन के मरने का पता चलता है। तब रॉब और उसका साथी लियोन वॉरेन के बिजनेस पार्टनर कैलेब के पास जाते हैं। असल में उन्हें लग रहा था कि कैलेब ने वॉरेन को मारा होगा। दोनों कैलेब के घर जाकर उसे मारने लगते हैं। तभी कैलेब की गर्लफ्रेंड गन लेकर आती है और कैलेब को बचा लेती है। इसके बाद कैलेब को पता चलता है कि दोनों लड़के उसे वॉरेन का हत्यारा समझ रहे हैं। कैलेब उन्हें बताता है कि उसने वॉरेन को नहीं मारा है। साथ ही रॉब और लियोन को दोबारा यहाँ न आने की धमकी देता है। रात में ग्रिफ जिमी से मिलने जाता है और उसे अकेले क्रिमिनल को सजा न देने की सलाह देता है, जिस पर जिमी कहता है कि हमारी सोसाइटी में सारा सिस्टम करप्ट लोगों से भरा हुआ है और ये लोग इन गैंगस्टर्स को कभी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि पुलिस सिर्फ बयान लेती है और फिर प्रोसेस करते रहते हैं, जबकि क्रिमिनल हम पर हंसते रहते हैं। इसके बाद हम ग्रिफ को एक क्राइम सीन पर देखते हैं जहाँ चोरी के दौरान एक आदमी का मर्डर हुआ था। इधर ग्रिफ को अपने पुलिस डिपार्टमेंट की खामियों का एहसास तब होता है जब हॉलैंड कहता है कि इस दुकानदार को डिफेंस नहीं करना चाहिए था। ग्रिफ इमोशनल होकर कहता है कि ये आदमी सिर्फ अपने पैसों को बचा रहा था, जिस पर हॉलैंड उसे चिल करने को कहता है। हॉलैंड के हिसाब से मरे हुए आदमी की वाइफ बीमा का दावा करेगी और फिर उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, जिससे वो खुश हो जाएगी। दूसरी तरफ हम उन 3 गैंगस्टर रॉब, लियोन और रेयान को देखते हैं जो टेरी के बार में ड्रिंक कर रहे थे। तभी जिमी रेयान को वॉशरूम से किडनैप करके एक सुनसान जगह पर ले जाता है। जिमी उसे एक कुर्सी से बांध देता है और उसके मुंह पर एक लॉक लगा देता है, जिसके बाद वो रेयान के मुंह में सीमेंट डालकर उसे मार डालता है। अगले दिन पुलिस को रेयान की बॉडी मिलती है। रेयान की बॉडी ऊपर से पेट तक सीमेंट की वजह से सख्त हो चुकी थी। इस केस में हॉलैंड बहुत सीरियस होता है क्योंकि उसे लगता है कि ये केस उसे प्रमोशन दिला सकता है। इसलिए हॉलैंड टेरी के बार में जाकर उससे CCTV फुटेज दिखाने को कहता है। हालांकि यहाँ डेब्स टेरी को CCTV फुटेज दिखाने से मना करती है, जिस पर टेरी कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरा बार भी जॉर्ज के घर की तरह चल जाए। हॉलैंड जब CCTV फुटेज देखता है तो उसे पता चल जाता है कि जिमी ने रेयान को किडनैप किया था। इसके बाद जब जिमी घर जाता है तो वहाँ पुलिस को देखता है, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। दूसरी ओर पुलिस मॉर्गन के फ्लैट में जाकर उससे जिमी के बारे में पूछताछ करती है, पर मॉर्गन उनसे झूठ बोल देती है कि उसे जिमी के बारे में नहीं पता है। पुलिस के जाने के बाद हम जिमी को मॉर्गन के फ्लैट में देखते हैं, जहाँ मॉर्गन को अब जिमी के किए मर्डर्स के बारे में पता चल चुका था। मॉर्गन बहुत दुखी होती है और जिमी पर गुस्सा करती है। जब जिमी उससे कहता है कि उन्होंने मेरे पेरेंट्स को जिंदा जला दिया, इसलिए मैं उन्हें सजा देकर रहूंगा,
यहाँ मॉर्गन भी जानती थी कि जिमी सही कर रहा है, इसलिए वो उसका सपोर्ट करती है। अगली सुबह जिमी एक मार्ट में जाता है जहाँ 2 पुलिस ऑफिसर उसका पीछा करते हैं। जैसे ही वो उसे गिरफ्तार करने वाले होते हैं तभी एक कार वहाँ आती है जिसमें से 2 आदमी बाहर निकलकर पुलिस ऑफिसर्स पर अटैक कर उन्हें बेहोश कर देते हैं। असल में कर्नल लीच ने जिमी को पुलिस से बचाया होता है और जिमी लीच के साथ वहाँ से भाग जाता है। कर्नल लीच जानते हैं कि जिमी एक वैल्यूएबल स्पेशल ऑप्स है, इसलिए वो उसे वापस लेने के लिए आए थे। कर्नल लीच जिमी को अपने पर्सनल मैटर को 48 घंटे में क्लियर करने का कहते हैं, जिसमें उसे गैंग के बचे हुए सभी मेंबर्स को खत्म करना है और फिर उसे अपने काम पर वापस जाना होगा। वहीं दूसरी ओर ग्रेट स्वेट लीडर जो से कहता है कि वो इस केस को सीरियस ना ले, जिस पर जो उससे पूछता है कि क्या तुम हत्यारे को जानते हो। तब ग्रिफ उसे सच बताता है कि मैं जिमी का दोस्त हूँ, जिसके पेरेंट्स को बेरहमी से मार दिया गया था, जिस पर जो कहता है कि जिमी अपने कंट्रोल से बाहर है। तब ग्रिफ बताता है कि हॉलैंड इस केस को सिर्फ इसलिए सीरियस ले रहा है ताकि उसका प्रमोशन हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो हॉलैंड अपने डिपार्टमेंट को करप्शन से बर्बाद कर देगा। इधर जिमी को देखते हैं जो अपना बदला लेने के लिए जाता है। जिमी को पता है कि अब उसके पास आर्मी सपोर्ट है और अब उसे पुलिस नहीं पकड़ेगी। तभी हम लियोन को स्ट्रिप क्लब में बैठा हुआ देखते हैं, जिस दौरान क्लब की लड़की उसे एक लिफाफा देती है जिसमें रियान की फोटोज थी। इन फोटोज को देखकर लियोन को खतरे का एहसास होता है, इसलिए वो क्लब से भाग जाता है, पर जिमी उसे पकड़ लेता है और मारकर बेहोश कर देता है। जब लियोन को होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है। जिमी ने लियोन के पैरों को एक गेट से और हाथों को अपनी कार से बांधा था। लियोन को कुछ समझ नहीं आता कि उसे टॉर्चर क्यों किया जा रहा है, जिससे जिमी को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी कार को पूरी स्पीड से आगे बढ़ाता है, जिस कारण लियोन के शरीर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। अगले दिन कर्नल लीच एक रेस्टोरेंट में हॉलैंड से मिलते हैं। वो हॉलैंड को जिमी के खिलाफ मिले सभी सबूतों को सौंपने के लिए कहते हैं। साथ ही बताते हैं कि जिमी उनका आर्मी ऑफिसर है। ये सुनकर हॉलैंड कर्नल लीच को मना करते हुए कहता है कि अगर उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया तो वो उन्हें भी जेल में डाल देगा। इसके बाद कर्नल लीच 2009 की एक घटना को याद करते हुए जिमी के साहस की कहानी बताते हैं कि आर्मी ने उस टेररिस्ट का पता लगा लिया था जिसने ब्रिटिश पर एक बड़े हमले की प्लानिंग बनाई थी, लेकिन टेररिस्ट ने इसके बारे में कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया था। फिर जिमी को बुलाया गया और उसने सिर्फ 10 मिनट में उस टेररिस्ट से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली। इसके अलावा कर्नल लीच बताते हैं कि जिमी जैसे लोगों को मौत से डर नहीं लगता है। साथ ही वो हॉलैंड को वार्निंग देते हैं कि जिमी इन गैंगस्टर्स को खत्म करके गायब हो जाएगा, जिस पर हॉलैंड कहता है कि वो जिमी को ढूंढ निकालेगा। ये सुन कर्नल हॉलैंड को धमकी देता है कि अगर उसने जिमी को टच भी किया तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस एक शॉर्ट नोटिस पर आर्मी चीफ से मिलते हैं, जहां आर्मी चीफ उनसे कहते हैं कि जिमी को किसी भी कंडीशन में अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। आर्मी चीफ उन्हें बताते हैं कि जिमी ब्रिटेन की टॉप सीक्रेट एजेंसीज के लिए जरूरी है और अब से जिमी के केस की रिपोर्ट उन्हें भी बताने को कहते हैं। इसी रात जिमी रॉब को पकड़ता है और उसे ढाल बनाकर ड्रग डीलर कैलेब के पास ले जाता है, जहां कैलेब और उसके लोग जिमी पर अटैक करते हैं, पर जिमी सबको मार देता है और कैलेब को पकड़कर एक चेयर से बांध देता है। इस फाइट के दौरान रॉब के पैर में भी गोली लग जाती है, पर वो किसी तरह से वहां से भाग निकलता है। इधर जिमी एक बकेट में ड्रग बनाने वाले केमिकल्स को एक साथ मिलाता है। इसके बाद जिमी उस बकेट में कैलेब के सभी पैसे और ड्रग्स डाल देता है, जो कि कुछ सेकंड में जल जाते हैं, और फिर लास्ट में जिमी कैलेब के सिर पर वही केमिकल डाल देता है, जिससे कैलेब की भी दर्दनाक मौत हो जाती है। इस बीच हॉलैंड को पता चलता है कि ग्रिफ शुरू से ही जिमी को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दे रहा था, इसलिए वो ग्रिफ से पूछता है कि जिमी का अगला टारगेट कौन है। हालांकि ग्रिफ उसे बताने से इनकार कर देता है और उससे जिमी के रास्ते में ना आने का कहता है, लेकिन हॉलैंड फिर भी जिमी को खोजने के लिए अपने ऑफिसर्स के खिलाफ जाता है। हॉलैंड सबसे पहले हॉस्पिटल में गैंग के लास्ट मेंबर रॉब को ट्रैक करता है, जिसके बाद हम रॉब को जिमी के अपार्टमेंट में जाते हुए देखते हैं, जहां वो जिमी के कुछ लेटर्स देखता है। कुछ समय बाद जिमी को देखते हैं जो रॉब का पीछा करके उसे पकड़ लेता है और उसे एक पोर्ट के पास ले जाता है। यहाँ रॉब हाथों से बंधा हुआ घुटनों पर बैठा होता है। तब जिमी एक सिरिंज निकाल कर कहता है कि ये सबसे खतरनाक एरोसोल स्प्रे है जो किसी को भी अंदर से जला सकता है। तभी रॉब जिमी के फेस पर थूकता है, जिस पर जिमी गुस्से में उसे पीटने लगता है। तब रॉब उसे कार की डिक्की चेक करने को कहता है। जिमी जब डिक्की चेक करता है तो उसमें वहाँ मॉर्गन की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसके बाद जिमी गुस्से में रॉब को शूट करके जान से मार डालता है। तभी हॉलैंड स्वाट टीम के साथ वहां आ जाता है, जिस दौरान ग्रिफ भी वहां पहुंच जाता है। ग्रिफ हॉलैंड से पूछता है कि तुमने रॉब को हॉस्पिटल से क्यों जाने दिया। असल में जब हॉलैंड ने रॉब को जाने दिया तब रॉब ने सबसे पहले मॉर्गन को मार डाला था।
ग्रिफ हॉलैंड से कई सवाल करने लगता है। तब हॉलैंड बताता है कि मैंने रॉब को इसलिए जाने दिया ताकि वो मुझे जिमी तक पहुंचा सके, लेकिन मैं नहीं जानता था कि वो मॉर्गन को मार डालेगा। हॉलैंड का असली चेहरा देखकर स्वॉट लीडर जो अपनी टीम को गन नीचे करने को कहता है और जिमी को वहां से जाने देता है, जबकि हॉलैंड उसे अकेले ही रोकने की कोशिश करता है, जिस पर जिमी हॉलैंड के फेस पर पंच मारकर उसे नीचे गिरा देता है। अब हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहां एक गली में दो बदमाश एक लड़की के साथ जबरदस्ती करते हैं। तभी वहां जिमी आता है और उनसे लड़की को छोड़ने का कहता है, पर वो दोनों जिमी की बात नहीं सुनते। तब जिमी एक स्माइल करता है और मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। यहाँ हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जिमी ने उन लड़कों के साथ क्या किया होगा।